आदिनाथ ने हठ योग का ज्ञान दिया, और हठ योग के ज्ञान से क्या होगा, राजयोग की प्राप्ति होगी। हठ योग का ज्ञान आदिनाथ ने दिया, और उसी ज्ञान को स्वात्मा राम जी यहाँ कह रहे हैं कि अभी मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि इस समय बहुत सारे मतों में लोग उलझे हुए हैं, भ्रमित हो रहे हैं, इसीलिए मैं स्वात्मा राम इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। ये ग्रंथ स्वात्मा राम जी में लिखा हुआ है, इस ग्रंथ की मैं रचना कर रहा हूँ, ऐसा उन्होंने कहा हुआ है। फिर इसी में हम लोगों ने देखा था 33 गुरु के नाम की चर्चा आई हुई है, जो आप लोगों को कई बार पढ़ना है, रिवीजन करना है। जो मृत्यु को जीत कर ब्रह्मांड में विचरण करते हैं, ऐसे 33 गुरुओं के का नाम है। और इसको बोल बोल करके जो वो पूछ रही हैं रंजू जी या बाकी लोग, सबकी समस्या एक ही है, कैसे याद होगा, तो बोल बोल के पढ़ना है, ज्यादा ज्यादा इंद्रियों को इन्वॉल्व करना है, तब होगा। फिर इसी में कहा गया है आश्रय रूपी मठ के समान है हठ योग, किनके लिए, दुखी लोगों के लिए, यानी हम लोग दुख से प्रेत हैं, हमारे लिए ये क्या है, आश्रय रूपी मठ है। हठ योग कच्छप की तरह आधार वाला है, ये भी कहा गया है। साथ में ये बात भी आई थी, हठ योग का जो ज्ञान है उसको गुप्त रखना, प्रकाशित नहीं करना। गुप्त रखना है तो क्या होगा, और प्रकाशित करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों बातें कही गई। गुप्त रखने पर वीर्यवान होंगे, प्रकाशित करने पर वीर्य खत्म होगा, यानी निर्वीर्या होंगे। गुप्त रखेंगे तो बलवान होंगे, हर तरीके से, मन से, शरीर से। प्रकाशित कर देंगे तो हमारा ओज, हमारी क्षमता कम हो जाएगी, ये बात आई थी। फिर उसके बाद आया हुआ था योग का स्थान कैसा होना चाहिए, तो हम लोगों ने देखा था सुराज्य धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते एकांते मटिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। तो सुराज्य धार्मिक देश से सुभिक्षे निरुद्रवे, ये देश की विशेषता बताई गई है। किसकी विशेषता है, ये देश की विशेषता है कि देश एक ऐसा होना चाहिए। उसके बाद कुटिया की विशेषता बताई गई है कि कुटिया जो है शिला अग्नि जल नहीं होना चाहिए, 4 हाथ की दूरी पर, धनु प्रमाण पर, एकांत में मठ बनाकर हठ योग का अभ्यास करेंगे। इसमें भी सीक्वेंस होना चाहिए, सुराज्य पहले है, धार्मिक देश उसके बाद है, सुभिक्षे उसके बाद है, निरुद्रव्य उसके बाद है। अब आपने कहा कौन सा, तो ये वाला मंत्र जो है आपको याद होना ही चाहिए, ये मंत्र याद चाहिए, नोट कीजिए इसको, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नोट कीजिए इस मंत्र को। आइए, इस मंत्र को इम्पोर्टेंट नोट कर लिया, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये आगे अपने आप बढ़ गया, इसको मैंने नहीं बढ़ाया, ये बढ़ गया अपने आप, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आएंगे, हाँ, कुटिया की विशेषता फिर आएगी बात। कुटिया की विशेषता में बहुत सारी बातें आई हुई हैं, जिसमें आया हुआ है कुटिया का द्वार छोटा होना चाहिए, पिछले क्लास में चर्चा भी हो रही थी, अल्प द्वार होना चाहिए, अंदर गए तो देखा छिद्र वगैरह तो नहीं है, ऊंच नीच तो नहीं है, उबड़ खाबड़ तो नहीं है, सम्यक गोमय सांद्र लिप्तम कहा गया, गाय के गोबर से लिपेंगे, अम्लम यानी कि पूरी तरह वो स्वच्छ हो जाएगा, निशेष जंतु जितम, अब वहां कोई भी चीज कीड़े मकोड़े कुछ नहीं है, पूरी तरह से स्वच्छ हो गया हुआ है। जब अंदर की बात हो गई तो फिर बाहर की चर्चा हो रही है। बाह्ये मंडप वेदी कूप रुचिरम प्राकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्धेर हठ अभ्यास सिद्धि। यानी उस कुटिया के बाहर मंडप होना चाहिए, वेदी होना चाहिए, कूप होना चाहिए, रुचिर होना चाहिए, कुटिया चारों तरफ से दीवारों से घिरी होनी चाहिए, 4 दीवारी से। ये भी हम लोगों ने देख लिया था। फिर उसके बाद चर्चा आई थी बाधक तत्व और साधक तत्व की। बाधक तत्व, साधक तत्व, 6 बाधक तत्व, 6 साधक तत्व। देखिए इसमें ये चीज और पूछा जा सकता है, इसमें हर बार मैं बताता हूँ, उस दिन भी बोला था, बाधक तत्व की चर्चा पहले है। जनरली जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं साधक तत्व, बाधक तत्व, हमारे मुंह से साधक तत्व पहले निकलता है। तो एक कंफ्यूजन होने की गुंजाइश बनी रहती है कि हम ये ना मान लें कि हठ पर दीपिका में पहले साधक तत्व बताया गया, ऐसा नहीं है। हठ पर दीपिका में पहले बाधक तत्व है, फिर साधक तत्व है, ये नोट कर लीजिए। एक लाइन में कहीं लिखिए, बाद में भूल जाएंगे, मुझे पता है। स्पेशल डायरी आप लोगों ने बनाया होगा, मैंने बोला था, रंजू जी स्पेशल डायरी नहीं बनाया तो खरीदिए, संडे था कल का समय था खरीदने के लिए। उसमें लिखिए बाधक तत्व पहले है, साधक तत्व बाद में बताया गया। बाकी बाधक तत्व साधक तत्व हमने कहा था, सब लोगों ने होमवर्क किया होगा, इसमें अब ज्यादा हम उलझेंगे नहीं।
बाधक तत्व साधक तत्व में नहीं उलझेंगे। उसके बाद ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने कहा था हठ प्रदीपिका में कहा गया आसन से क्या होता है, तो आसन से स्थिरता, आरोग्यता और अंग लाघवम, स्थिर और हल्कापन, अंग लाघवम मतलब हल्कापन आता है। स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवम, स्थैर्यम, आरोग्यम, अंग लाघवम, किससे हो रहा है? आसन से हो रहा है। वहीं पर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था इसका कंपेयर करके कि घेरन संहिता में, घेरन संहिता में अलग बात कही गई है। घेरन संहिता में क्या कहा गया है, हम लोगों ने कल देखा हुआ था। घेरन संहिता में सप्त साधन है, देखिए ये वाला, अब 2 पीडीएफ मैंने खोला हुआ है। इसमें कहा गया मुद्रा के लिए स्थिरता घेरन संहिता में, प्रत्याहार के लिए धैर्य, आसन से दृढ़ता, प्राणायाम से लाघवता, इसमें बिल्कुल डिफरेंस आई हुई है। तो ये आपको कंपैरेटिव स्टडी रखनी ही पड़ेगी ये चीज की। आइए अब इसमें आते हैं हम लोग, ये तीनों हम लोगों ने देख लिया था। फिर हम लोग आए हुए थे कि हठयोग प्रदीपिका में 15 आसन है, उसका हम लोगों ने निमोनिक देखा था। स्वस्थ रहना है तो गाय का दूध पिएंगे ताकि वीर बने। क कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन। फिर उसके बाद धनुष उठाकर मछली को पश्चिम से मारेंगे, सब बन जाएगा सिप शिव, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। अब इसमें हमने 2 पार्ट में आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है बांटा हुआ है। एक पार्ट में हमने शुरुआत के 7 आसन को रखा है स्वस्तिक, गोमुख, वीरासन, कुर्मासन, कुक्कुटासन, उत्तान कुर्मासन और धनुरासन, वो 7 आसन को हमने रखा है। दूसरी तरफ में हम लोगों ने बाकी 8 आसनों को रखा है। मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। 7 जो आसन शुरुआती बताए गए हैं उसमें आसनों की विधि बताई गई है हठ प्रदीपिका में, उसमें लाभ नहीं बताया गया। उसमें क्या नहीं बताया गया? लाभ नहीं बताया गया, ध्यान रखिएगा। कहां पर? हठ प्रदीपिका की बात हो रही है, नहीं बताया गया। बहुत बढ़िया रमा जी, बहुत सुंदर, गुड। ठीक है, रमा जी ने बोलते बोलते यहाँ पर होमवर्क भेज दिया हुआ। ठीक है, बहुत सुंदर। ऐसे सब लोगों को व्हाट्सएप पर भेजना है। क्लास में तो भाई कभी भी बोल दूंगा कि कॉपी दिखा दीजिए, तो अलग बात, किसी दिन मन होगा तो। पहले सिलेबस थोड़ा आगे बढ़े। हाँ धीरज जी अभी रुक जाइए, अभी अभी नहीं, अभी फिर दिक्कत हो जाएगी। बाकी जो उधर 8 आया उसके फल बताएगा, तो ये आपको रखना है। अगर मान लीजिए अब एग्जाम में इसका क्या इस्तेमाल होगा, अगर एग्जाम में दे दिया निम्न में से किन आसनों के फल बताए हैं, किन पे नहीं बताए गए हैं स्वात्माराम जी के मुताबिक, क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाएगा, स्वात्माराम जी के मुताबिक या हठयोग प्रदीपिका के मुताबिक। दोनों एक ही बात है। स्वात्माराम जी आए तो समझ लीजिए हठयोग से सवाल पूछा, हठयोग प्रदीपिका से पूछा जा रहा है। हठयोग प्रदीपिका आया तब तो है ही। उनमें ये 7 आसन सीक्वेंस से आप याद रखिए, इनके नहीं बताए गए हैं लाभ। अब हम लोग इसी में आएंगे। 15 आसन तो आपका नाम याद हो ही गया, 7 आसन की सिर्फ विधि बताई गई है, ये भी आप लोगों ने देख ही लिया। अब हम एक एक करके आसन पर आएंगे, एक एक करके आसन पर आएंगे, और इसमें आसन ऐसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो भी देखेंगे। ये भी हम लोगों ने देख लिया था, 15 देख लिया था। अब आते हैं, पहला आसन है स्वस्तिक आसन। देखिए स्वस्तिक आसन है, और नेहा जी यहाँ बैठी हुई है, नेहा जी ने स्वस्तिक आसन लगाया हुआ। ठीक है, वैसे स्वस्तिक आसन एंगल में कराते हैं सिंपल क्रॉस लेग वाला, ऐसे क्रॉस लेग कर दिया अंदर, दोनों छिप गया अंदर, तो हो गया स्वस्तिक आसन। देखिए क्या कहा जा रहा है, हठ प्रदीपिका में क्या कहा जा रहा है, जानु उर्वो अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजु कायः समासीनः स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। जानु उर्वो अंतरे सम्यक कृत्वा पाद तले उभे ऋजु कायः समासीनः स्वस्तिकम तत् प्रचक्षते। बोरिंग तो नहीं लग रहा है किसी को? दोनों जानु उर्वा अंतरे, जानु और उर्वा यानी घुटना और जंघा के बीच में, जानु उर्वा के बीच में सम्यक तरीके से पाद तल को रखेंगे, दोनों पांव के तलवे को कहाँ रखेंगे? घुटना जंघा के बीच में रखेंगे, अच्छी तरह स्थापित कर लेंगे। ऋजुकाय समासीन, ऋजुकाय कहा जाता है बिल्कुल शरीर को सीधा रखना, ऋजुकाय मतलब शरीर को सीधा रखना, यही स्वस्तिक आसन है। सिंपल सी बात है, स्वस्तिक आसन इसी को कहा गया। क्रॉस लेग कर लिया, छिपा लिया, जंघा और उसके बीच में पाद तल को रख दिया, तो वही कहा गया है। इसी को दूसरे तरीके से देखिए एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, तो दूसरा पीडीएफ हमने खोला आपके सामने।
पहले लाइन में अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, अब यहाँ से देखो रंजू जी आप ध्यान देना है, यहाँ आप पूछोगे तो आपने पूछा इसीलिए पूरे दिन अब आपका नाम लूंगा पूरी क्लास में कि कैसे करना है। करना ही है उसमें, अब दिमाग में बिठाना है। स्वस्तिकासन तो हम समझ गए, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा उस एंगल से दिमाग लगाना है। पहली लाइन में कहा गया है, स्वात्माराम जी ने कहा है दोनों पांव के तलवे को, दोनों पांव के तलवे को घुटना और जंघा के बीच में स्थापित करेंगे, ये पहली लाइन में। दूसरी लाइन में कहा गया शरीर को सीधा रखें। तीसरी लाइन में कहा गया यही स्वस्तिकासन। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा स्वस्तिकासन के लिए सबसे पहले निम्न में से क्या बताया गया है? एक, चार ऑप्शन दिया, एक इसमें ऑप्शन दिया जाएगा दोनों पांव के तलवे को घुटना जंघा के बीच में रखें, शरीर को सीधा रखें, कमर गर्दन सीधी कर लें। फिर एक दो और दिया जाएगा कि बाएं पांव के तलवे को पहले जंघा एड़ी के बीच, उसके बीच में रखे घुटना के बीच में। फिर दे दिया जाएगा एक और, दाहिने पांव के तलवे को जंघा और घुटना के बीच में रखें। अब लीजिए चार ऑप्शन दिया, आप कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपको पता है कि जंघा और घुटना में तो रखना है, ऐसे करना है, लेकिन एग्जाम में क्या है। अब दृष्टि को खोलिए और सिंपल दृष्टि खोलिए, विशेष दृष्टि डालिए, ये बात कही जा रही है। अच्छा, दोनों पांव के तलवे को घुटना जंघा के बीच में स्थापित करेंगे, पहली लाइन ये बन गया क्वेश्चन आपका। कोई नहीं रोक सकता आपको पास होने से, वहां क्वेश्चन छूटेगा नहीं। लाभ तो बताया नहीं गया है, फ्री हो गए लाभ से, चलिए लाभ याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे आसन में आते हैं, गोमुख आसन में पहुंच गए। गोमुख आसन में क्या कहा जा रहा है? सव्ये दक्षिण गुल्फम पृष्ठ पार्श्वे नियोजये दक्षिणे अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। सव्ये दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजयेत दक्षिण अपि तथा सव्यम गोमुखम गोमुखाकृति। दाहिनी एरी, अब शुरुआत देखिए क्या, पहली लाइन क्या है, पूछा जाएगा गोमुख आसन। अब उसी एंगल से हर आसन को पहले पढ़ेंगे, अब उसी दृष्टि से हर आसन को पढ़ेंगे सभी लोग। दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में रखें सव्ये दक्षिण गुल्फम तो पृष्ठ पार्श्वे नियोजय। अब इसको दो तरीके से कहा जाता है, पहले लाइन को कटी के बाएं भाग में दाहिनी एड़ी को रखिए, ऐसे भी कहा जाता है, या दाहिनी एड़ी को कटी के बाएं भाग में रखिए, ऐसे भी कहा जाता है। दोनों ही बातें एक ही है। इसको लेकर के पहले भी कंफ्यूजन होती रही है, एग्जामिनर पूछ दिया, हम चित्त हो गए। अब कंफ्यूजन ना हो तो मैं पहले कह रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। दाहिनी एड़ी को उठा करके बाएं भाग में रखिए या बाएं भाग में दाहिनी एड़ी को रखिए, एक ही बात है। जैसे मैंने कहा बाएं हाथ से बाएं कान को पकड़िए, दूसरा सेंटेंस होगा बाएं कान को बाएं हाथ से पकड़िए, एक ही बात। अब उसी तरीके से कहा गया है दक्षिणे अपि तथा सव्यम, उसी तरीके जैसे कि दाहिनी एड़ी को कमर के बाएं भाग में रखे, उसी तरीके से बाईं एड़ी को कमर के दाहिनी तरफ रख दीजिए। अब ये लाइन आप अपने मन से सेंटेंस जो आपको लगे वो बना लीजिए, साधारण जो जैसे आपको समझ में आए। पहले दाहिनी एड़ी को रख रहे हैं, फिर बाईं एड़ी को रख रहे हैं, बस इतना ध्यान रखिए गोमुख आसन में। अब गाय के मुख की समान आकृति बन जा रही है, गाय के मुख के समान ये आकृति बन गई, यही गोमुख आसन। इसमें कहीं नहीं कहा गया है कि हाथ को ले जाएंगे पीछे ऐसे पकड़ेंगे सिर के पीछे, कहीं नहीं कहा गया है। इसमें हट कर देखिएगा, वो हम लोग जैसे करते हैं वैसे करेंगे, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हठ प्रदीपिका नामक ग्रंथ में स्वात्माराम जी ने क्या कहा है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछा गया है। कोई बहस नहीं इसमें, कैसे नहीं होता वैसे नहीं होता है, सबको पता है कैसे होता है, हम एग्जाम की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, बस बहस गुंजाइश खत्म। तीसरा आते हैं वीरासन। वीरासन में आते हैं, वीरासन में क्या कहा गया है? एकम पादम एकस्मिन् विन्यसेत उरुनी स्थिरम इतर अस्मिन् तथा च उरुम वीरासन मितीरितम। एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखें। एक पांव को दूसरी जंघा पर तथा दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखेंगे, ये नहीं कहा गया इसमें। बाएं को रखेंगे पहले, दाहिने को रखेंगे, चलिए झंझट ही खत्म हो गया, ये झंझट ही खत्म हो गया, तो आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, एक पांव को दूसरी जंघा पर, दूसरे पांव को अन्य जंघा के नीचे रखेंगे बस वीरासन ऐसे ही कहा गया। लेकिन ध्यान रखिएगा वीरासन
जो जनरली किया जाता है, अष्टांग विन्यास में वीरासन किया जाता है, या आयंगर योग पद्धति में जो वीरासन किया जाता है, वो अलग तरीके से वीरासन होता है। उसमें वीरासन होता है आपको कैसे कहेंगे, वज्रासन वाली स्थिति में तकरीबन बैठना, उस तरीके से वीरासन किया जाता है। उसी में थोड़ा वेरिएशन होता है, किसी में पाँव मिला दिया, किसी में पाँव गैप रखा, वीरासन वैसे किया जाता है। उसी में सिर नीचे कर दिया तो अधोमुख वीरासन कहा जाता है। किसमें? अष्टांग विन्यास में और आयंगर योग में। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा है, यहाँ स्थिति ऐसे बन रही है जैसे अर्ध पद्मासन वाली स्थिति हो, नहीं बन रही अर्ध पद्मासन वाली, अर्ध पद्मासन वाली स्थिति बन रही है वीरासन में। ठीक है, आइए अब हम लोग आते हैं कूर्मासन में। हो सकता है ये भी पूछ दे, अर्ध पद्मासन जैसे स्थिति को निम्न में से किस आसन में बनती है? नोट कर ही लीजिए, कहीं स्पेशल डायरी कर लीजिए नोट, कोई दिक्कत नहीं है। हनुमान जी जिस पोज में बैठते हैं उसको भी, हाँ बिल्कुल उसको भी कहा है, तो एक वैसे भी आता है वीरासन, बिल्कुल सही। आइए अब हम लोग आएंगे कूर्मासन में, चौथा आसन। कूर्मासन में क्या कहा जा रहा है उसी दृष्टि से पढ़ेंगे। पहली लाइन क्या कहा स्वात्माराम जी ने, दूसरी लाइन क्या कहा स्वात्माराम जी ने, तीसरी लाइन क्या कहा? गुदम निरुद्धे गुल्फाभ्याम व्युत क्रमेण समाहितः कूर्मासनम भवेत एतत् इति योग विदो विदुम। दोनों एड़ी को उल्टा करके गुदा के पास रखकर दबाएं, दोनों एड़ी को उल्टा कर देंगे और गुदा के पास रख करके गुदा को निरुद्ध करेंगे। गुल्फाभ्याम क्या होता है? एड़ी को गुल्फ कहा गया, दोनों एड़ी को कहा गया है व्युत कर्मेण, मतलब उल्टा कर देंगे और गुदा को निरुद्ध करेंगे, गुदा को दबाएंगे। इसे कूर्मासन कहा गया। सिंपल सा है, लेकिन इसकी विधि में देखिए क्या कहा जा रहा है। बेसिकली यहाँ पर देखिए ऐसे, यहाँ इधर बैठे हुए हैं, ऐसे उल्टा दिया, ये वाला पाँव देखिए उल्टा दिया हुआ है, क्रॉस कर दिया है ऐसे, ये क्रॉस है। और क्रॉस में भी एड़ी दोनों चला गया कहाँ? गुदा के पास। गुदा जो है दब रहा है, गुदा निरुद्ध हो रहा है। ऐसे स्थिति को कहा गया है, क्या कहा गया है? कूर्मासन। अब जनरल जो कूर्मासन करते हैं उससे इसको जोड़ेंगे तो मामला ही गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सर ये वज्रासन की तरह है? वज्रासन की तरह तो नहीं है, क्रॉस किया गया है दोनों पाँव पे, देखिए तो वज्रासन की तरह तो है। इसलिए दोनों हमने आगे से भी दिखाया, पीछे से भी दिखाया। ठीक है, देखिए एक चीज और जो पहले जनरली हर बार बोलते हैं, इस बार बोलना रह गया हुआ है। हठयोग के जो 8 ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें कोई भी अभ्यास ऐसा नहीं है जिसको कंप्लीट बताया गया है। उसमें व्याख्या अपने तरह से करने की सबको छूट है, इसलिए इसमें बहस की गुंजाइश मेरी तरफ से खत्म है। मैं इसमें बहस में पढ़ूंगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। जैसा शब्द सा कहा गया वैसा ही पढ़ेंगे। आप जैसा व्यवहारिक तौर पर अभ्यास करते हैं वैसा ही कीजिए जैसा आपके टीचर ने कहा है, क्योंकि हठ ग्रंथ ग्रंथ जो है ये गोपनीय है, इसीलिए सारी बातें इसमें नहीं कही गई है। इवन एक भी अभ्यास ऐसा नहीं है जो पूर्ण हो किसी भी हठ ग्रंथ में, शाब्दिक तौर पर जो लिखा हुआ है उसमें आधा अधूरा लिखा हुआ है। कोई है मुझे जो मिले आपको साबित करके दिखा दे कि सब कंप्लीट है? नहीं है, ये ध्यान रखिए। आइए 5वें आसन में आएंगे, कुक्कुट आसन में। अब आएंगे हम लोग कुक्कुट आसन। कुक्कुट आसन में क्या कहा जा रहा है? पद्मासनम तो संस्थाप्य जानु उर्वो अंतरे करो निवेश से भूमो संस्थाप्य व्योमस्थम कुक्कुट आसनम। कुक्कुट आसन तो वैसे ही इसमें बताया गया जैसे हम लोग करते हैं, वैसे ही है। पहली लाइन लेकिन क्या है एग्जाम की दृष्टि से कि कुक्कुट आसन के लिए सबसे पहले क्या करना है, क्रम से लगाएं। इसमें 3-4 लाइन दिया हुआ है ना, तो इसमें क्रम से लगाने के लिए एग्जाम में आ सकता है। पहले कहा गया सबसे पहले पद्मासन में स्थित हो जाइए, पद्मासन लगाइए। फिर कहा गया जानू उर्वो अंतरे करो, करो मतलब दोनों हाथ, जानू और उर्वा के बीच में दोनों हाथ को डाल दीजिए। निवेश से भूमो संस्थापित, अब दोनों हाथ से भूमि को दबाइए, भूमि पर रखिए। और भूमि पर रख करके क्या कहा गया? व्योमस्थम कुक्कुटासनम। व्योम मतलब आकाश में उठ जाइए, कुक्कुटासन है। तो इसको सीक्वेंस में जरूर कर लीजिएगा जैसा कहा गया है। गोमुखासन में देख लिया हुआ था, दाहिनी एड़ी को दाहिनी से शुरू हुआ था, फिर बाएं की बात आई थी। वीरासन में एक पांव को दूसरी जंघा पे था, दूसरे पांव को अन्य जंघा। कूर्मासन में दोनों एड़ी को उल्टा करके गुदा के पास रखकर दबाएंगे। कुक्कुट आसन में जो स्टेप बाय स्टेप बात कही गई वो ये है, पद्मासन लगाएंगे सबसे पहले। सबसे पहले क्या? पद्मासन लगाएंगे।
फिर क्या करेंगे, दोनों हाथ को घुटना जंघा के बीच में डालेंगे। फिर क्या, हाथ को भूमि पर रखेंगे, तीसरा स्टेप्स हो गया। चौथा क्या, आकाश में उठ जाएंगे, यही कुक्कुट आसन है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। जो नोट्स बना रहे हैं इसी सीक्वेंस में नोट्स बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बढ़िया से एकदम एग्जाम निकल जाएगा। कुक्कुट आसन भी हो गया, लाभ तो बताया नहीं गया है। चलिए उत्तान कुर्मासन आएंगे, ये उत्तान कुर्मासन है। कहा गया कुक्कुट आसन में लगाइए, कुक्कुट आसन बंधस्थो दौर्भ्यम दौर्भ्यम संबंध कंधराम शेते कुर्मवत उत्तानम एतत् उत्तान कुर्मफल। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या कहा गया, एग्जाम में पूछ दे तो क्या होगा। कहा गया कुक्कुट आसन लगाइए, ठीक है, कुक्कुट आसन लगाइए, बंधस्थो दौर्भ्यम, दोनों को बांधेंगे, किसको, कंधों को, दोनों कंधों को कहा गया है दौर्भ्यम, दोनों कंधों को दोनों हाथ से ऐसे बांधेंगे। इन्होंने तस्वीर में एग्जैक्ट तस्वीर नहीं है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी नहीं रही, ये उदित जी की तस्वीर है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रही दोनों हाथ कंधे तक आ जाए, कोशिश इन्होंने की हुई है, तो एग्जैक्ट नहीं है तस्वीर, आप लोग कोशिश कीजिएगा। कुक्कुट आसन में दोनों हाथ से कंधे को पकड़ लेंगे और कछुए की तरह चित्त लेट जाएगा। अब इसमें गलती कहाँ हो सकती है, पहले ऐसा नहीं, पहले चित्त लेट गए फिर कंधे को पकड़ा हुआ, ऐसा नहीं लिखा हुआ। एग्जाम की दृष्टि से करते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंस नहीं रखता, एग्जाम की दृष्टि से हम पढ़ा रहे हैं, हम एग्जाम की दृष्टि से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस ही, ये कोर्स ही हमने लॉन्च किया हुआ है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। तो कुक्कुट आसन लगा करके दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे, तो दो स्टेप्स हो गया, पहला कुक्कुट आसन लगाएंगे, दूसरा दोनों हाथों से कंधों को पकड़ लेंगे, तीसरा स्टेप कछुए की तरह चित्त लेट जाएंगे, पूर्णवद उत्तानम, उत्तान लेट जाना, पीठ केवल लेटने को कहते हैं, उत्तान लेटना, ध्यान रखिए। उत्तान शब्द का अर्थ पीठ से होता है, पीठ को उत्तान वाला हिस्सा कहा जाता है, यही उत्तान कुर्मासन है, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। पहला कुक्कुट आसन लगाएंगे, दूसरा स्टेप दोनों हाथों से कंधों को पकड़ेंगे, तीसरा स्टेप कछुए की तरफ चित्त लेट जाएंगे, उत्तान लेट जाएंगे, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग धनुरासन में आते हैं। धनुरासन में कहा गया है पादा अंगुष्ठौ तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावधि धनुराकर्षणम कुर्यात धनुरासनम उच्यते। धनुरासन के फल बताए गए हैं क्या, बताइए। नहीं, नो सर, नो सर। फल नहीं बताए गए, नहीं पता। धनुरासन के फल नहीं बताए गए। कितने आसन के फल नहीं बताए, 5 आसन। 7 आसन के लाभ नहीं बताए गए सर। तो मौलिक के साथ 7 सब लोग इसलिए जानबूझ के बीच में देख देख करके पूछ लिया, जिनको ध्यान से उतर गया ध्यान देंगे। 7 आसन के लाभ नहीं बताए गए, कितने के, 7 आसन के लाभ नहीं बताए गए। किसमें, स्वस्थ, ऐसा नहीं कि लाभ होता नहीं है, होता है, यहाँ नहीं बताया गया है। क्यों नहीं बताया गया, गुरु के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है। आइए आगे आएंगे हम लोग, धनुरासन में आएंगे। अब देखिए इसको भी स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पादा अंगुष्ठौ तु पाणिभ्याम गृहीत्वा श्रवणावधि धनुराकर्षणम कुर्यात धनुरासनम उच्यते। कहा गया है पादा अंगुष्ठौ तु पाणिभ्याम, पहली लाइन कहा गया है दोनों हाथ से दोनों अंगूठे को पकड़ लेते हो, किसको, दोनों पांव के अंगूठे को पकड़ लेते, और उसके बाद कहा गया है श्रवणावधि, श्रवणावधि का मतलब होता है कान की तरफ लाएंगे, पकड़ करके कान की तरफ लाएंगे, यानी यहाँ पर एक तरह से आप ये माने पूर्ण धनुरासन करने की बात कर रहे हैं। पूर्ण धनुरासन जो करते हैं ना, नेहा जी होंगे तो नेहा जी पूर्ण धनुरासन करती हूँ, तो वो इस तरह से बताया गया है। दोनों पांव के अंगूठों को दोनों हाथों से पकड़ेंगे और उसको कान की तरफ लाएंगे, धनुष के आकार की आकृति बन जाएगी, यही धनुरासन है। धनुष के आकार की आकृति बन जाएगी, यही धनुरासन है, ठीक है। कान की तरफ लाएंगे। अब आगे जो 8 आसन बताए गए हैं उसके फल बताए गए हैं। कितने आसन के फल बताए गए हैं आगे, 8 आसन के बताए। आसन आज कौन कौन सा है, मत्स्येंद्र से शुरू हो रहा है, अब मत्स्येंद्र का पूछा जाता है एग्जाम में, मत्स्येंद्र आसन का फल एग्जाम में पूछा जाता है।
ये चार आसन, ये आठवां आसन आसानी से याद रहेगा, बहुत आसानी से। कैसे? चार आसन याद कीजिए ऊपर वाले, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन। मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तान, मयूरासन, शवासन, चार याद कर लिया। अब नीचे वाला चार तो ऐसे ही याद है, शिव 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 शिव, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ये क्या भेज रहे हैं? ओरिजिनल पिक उपलब्ध है। किसका ओरिजिनल पिक उपलब्ध है शुरू से? ये तो आत्माराम जी का। नहीं नहीं सर, जो यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है ना धनुरासन, उसकी फोटो मैंने आपको भेजी है, हठ योग प्रतिपिता के। धनुराकर्षण को अभी भूल जाए, वो धनुराकर्षण यहाँ धनुराकर्षण नहीं है, यहाँ धनुरासन है, कुर्यात धनुरासनम उच्यते। ठीक है, तो मामला फिर गड़बड़, इसको भी देखो। एक आदमी कंफ्यूजन नहीं होती है, मिक्स सबके जितने नए लोग हैं सब मिक्स करने में माहिर हैं, सब एकदम मिक्सिंग में माहिर हैं। नहीं सर, आप अभी अपनी कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए एक्चुअली, नहीं तो फिर वो रह जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एकदम एकदम देखिए, आप लोग की फीस होनी चाहिए कितनी पता है? एक एक क्लास से 20,000 रुपये। चलिए वो कहानी कभी किसी और दिन सुनाऊंगा, आज लंबा खिंच जाएगा, कहानी सुनाऊंगा किसी दिन। फीस क्यों होनी चाहिए? जब क्योंकि पहले जो है उसको मिटाना पड़ेगा, तब पढ़ाना पड़ेगा। जो खाली होकर आए हैं उनको तो पढ़ा देंगे, पढ़ाने को दिक्कत नहीं, सब मान लेंगे। आइए, अब 8 जो आसन है, वो 8 आसन मत्स्येंद्र आसन, पश्चिमोत्तान आसन, मयूरासन, शवासन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 8 आसन जिसके लाभ बताए गए। हमने कहा मत्स्येंद्र आसन के लाभ बहुत पूछे जाते हैं। पहले तो विधि देख लीजिए मत्स्येंद्र आसन की क्या कही गई है, फिर उसके बाद हम लोग इसके लाभ को देखेंगे। वाम उरु मूला अर्पित दक्ष पादम, जानो बहिर्वेष्टितम वाम पादम, प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तिता, श्री मत्स्यनाथ उदितम आसनम स्यात्। या उदितम कहा गया, ये उदित जी हैं, दोनों चीजें हो गया। विनीत जी रुक जाइएगा। अब यहाँ कहा जा रहा है वाम उरु के मूल में, बाएं जंघा के मूल में दाहिने पाद को रखना। वाम उरु मूला अर्पित, वाम उरु बाएं जंघा के मूल में दाहिने पांव को रखना है, दक्ष पाद को। पहली लाइन एग्जाम की दृष्टि से। दूसरी लाइन, जानो बही वेष्टितम वाम पादम, वाम पादम मतलब बाएं पैर को घुटनों से लपेटा हुआ हो। वेष्टितम कहा गया, लपेटा हुआ हो बायां वाला। दाहिना पांव देख लिया, इस तस्वीर में देख लिया बायां पांव कैसे है, लपेटा हुआ है। प्रगृह्य तिष्ठेत परिवर्तितांग, अब अंग को, शरीर को विपरीत दिशा में मोड़ दीजिए। इसी को मत्स्येंद्र नाथ का कहा हुआ, श्री मत्स्यनाथ उदितम यानी मत्स्येंद्र नाथ का कहा हुआ यह आसन है, उन्हीं के नाम पर बना हुआ है मत्स्येंद्र आसन। यानी जो अर्ध मत्स्येंद्र करते हैं ना, अर्ध मत्स्येंद्र में पांव को अंदर किया हुआ है। इसी को अगर हम अब लाइन वाइज अगर हम लोग देखें कि अगर मत्स्येंद्र आसन आ गया तो कैसे जो है हम वो करेंगे, तो मत्स्येंद्र आसन में है, देखिए मत्स्येंद्र आसन का ये अलग से यहाँ किया हुआ है। बाएं जंघा के मूल में दाहिने पांव को रखें, पहला। बायां पैर घुटनों से लपेटा हुआ हो, अपने शरीर को विपरीत दिशा में मोड़ दे, यही 3 बात कही गई है। एक एक लाइन हमने जानबूझ कर, क्योंकि एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा जाता है ना, मैंने जानबूझ कर वैसे लिखना शुरू किया, पहले ऐसा नहीं लिखते थे, अब क्या ही करें। उसके बाद इसके लाभ की चर्चा है। अब लाभ में क्या कहा गया है, देखिए लाभ, गृहण संहिता का मत्स्येंद्र आसन इससे अलग है। हठ प्रदीपिका के श्लोक में यह आसन अपूर्ण है, ऐसा लगता है कि इसमें कुछ लाइन छूट गई है, तो मैंने नहीं लिखा, विद्वानों ने लिखा है। कई आसन ऐसे आपको मिलेंगे जो लगेगा कि पूर्ण नहीं है श्लोक को देख करके, बिल्कुल लगेगा। मैंने पहले ही आपको बता दिया आज कि कोई भी आसन कंप्लीट है ही नहीं, किसी भी हठ ग्रंथ में नहीं है कोई आसन कंप्लीट। हाँ, उसकी व्याख्या जिन लोगों ने की है, आप कहेंगे नहीं आसन प्राणायाम मुद्रा बंद में है, केवल धाम में है, वो सब व्याख्या है, वो सब क्या है, व्याख्या है। व्याख्या में तो संशोधित करके डिटेल वो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन मैं मूल ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। लाभ में कहा गया मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग मंडल खंडनम अस्त्रम, मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम
प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्रम अभ्यासतः कुंडलिनी प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। अभी इसको पूरा अच्छे से याद रखना। पुंसाम मतलब पुरुष होता है, योग साधक से यहाँ कहा गया है। मत्स्येंद्र पीठ का अर्थ है मत्स्येंद्र आसन। पीठ मतलब आसन। मत्स्येंद्र आसन से क्या होता है, तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है। पहला क्या कहा गया है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये जठराग्नि प्रदीप्त हो गया, ठीक है, जठराग्नि प्रदीप्त। दूसरा क्या, प्रचंड रुगमंडल खंडम अस्त्रम, यानी कि जो रोग है ना, उन रोगों को खत्म करने के लिए अस्त्र के समान है। प्रचंड रोग भी आपको हो जाए तो उसको खत्म करने के लिए अस्त्र के समान उसके खंडन खंडन कर देगा यह आसन। बस समझाने के लिए करना ताकि याद रहे कुछ शब्दों को ऐसे बोलना पड़ता है। तीसरी बात कही गई, अभ्यासतः, अभ्यास करते करते कुंडलिनी प्रबोधम, कुंडलिनी जागृत हो जाए। चंद्र स्थिरत्वम, चंद्रमंडल स्थित होता है। च ददाति पुंसाम, ऐसा उनको होता है जो पुरुष या जो साधक अभ्यास करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आज लगा लिया मत्स्येंद्र आसन कुंडलिनी जागृत हो गया, ऐसा होता तो इसमें जो है ना, एक इनकी तस्वीर है उदित जी की, उनको कुंडलिनी जागरण हो गया होता। हालांकि जागरण करने ऋषिकेश चले गए, वहीं तो बैठ गए हैं, अब जागरण करके आएंगे, ठीक है। तो अब देखिए सीक्वेंस में, अब इस यहाँ से लाभ शुरुआत थोड़ा रुक करके पढ़ना पड़ेगा। पहले आपने जो मत्स्येंद्र आसन किया तो क्या हुआ, पेट जो है पूरा घूम रहा है, पेट पूरा निचोड़ रहे हैं। जब भी कोई ट्विस्टिंग आसन करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक चीज बताता हूँ। ट्विस्टिंग आसन जो भी करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, पेट वाला हिस्सा जो नीचे है उसको ट्विस्ट करेंगे सबसे पहले। फिर किसको करेंगे, बॉटम ब्रेस्ट को करेंगे, बॉटम ब्रेस्ट को, यानी जो छाती है उसका जो यहाँ, यानी पेट और छाती के बीच का हिस्सा, डायफ्राम वाला हिस्सा ऊपर से मान लीजिए, उसको थोड़ा सा खींचने की कोशिश करेंगे। फिर कंधा को खींचने की कोशिश करेंगे पूरा। पेट, बॉटम ब्रेस्ट हो गया, चेस्ट वाली की कंधा वाला पूरा रीजन हो गया, फिर गर्दन को ले गया। ऐसे करते हैं जनरली, मतलब हो सकता है सब कराने का तरीका अलग अलग हो, मैंने प्रॉपर वे आपको बताया ऐसे, इसलिए बताया। उसका रीजन ये है, पेट खींचा तो जठराग्नि प्रदीप्त, क्या होगा, जठराग्नि प्रदीप्त हो रहा है। जठराग्नि जैसे प्रदीप्त हो रहा, अग्नि प्रदीप्त हो रही है। अग्नि क्या करेगा, रोगों को जला के नष्ट कर देगा। निमोनिक की तरह याद कीजिए, अग्नि क्या करेगी, रोगों को जलाकर नष्ट कर देगी। तो रोगों को नष्ट करने के लिए अस्त्र के समान हो गया, सीक्वेंस में आ गया। और जैसे अग्नि प्रदीप्त होती है, रोगों को जला दे, अब रोग भी खत्म हो गए, तो अग्नि क्या करती है, कुंडलिनी जागरण करती है। अग्नि बढ़ते ही, ध्यान रखें, आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब अग्नि बढ़ती है, प्राण को नीचे दबाते हैं, अपान को ऊपर उठाते हैं, नाभि मंडल में अग्नि प्रदीप्त होती है, तो वो अग्नि, उस अग्नि के ताप से आपकी कुंडलिनी व्याकुल होकर के सुषुम्ना का मुख छोड़ के सुषुम्ना के अंदर भागती है, अपने दिल की तरफ भागती है। ये समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो कुंडलिनी जागरण उसके बाद है। कुंडलिनी जागरण कहाँ, वो जो कुंडलिनी जा रही है तो कहाँ जा रही है, सुषुम्ना में जा रही है। किधर जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। चंद्रमंडल कहाँ है, कपाल कुहर में, तो वो जा कहाँ रही, ऊपर की तरफ जा रही है। सीक्वेंस देख लीजिए, मत्स्य आसन। अब सीक्वेंस याद रहेगा, पूछ दे कि इनको क्रम से लगाएं लाभ को। अब आप लाभ क्रम से लगा दोगे, बताइए सभी लोग, हम सब कीजिए, पता चले कि हाँ लगा देंगे। नए लोग, पुराने लोग, सब पुराने के थम्स अप से नए परेशान नहीं होंगे, भूल गए पुराना कोई है ही नहीं इसमें। आदित्य जी ने है वो कहा, हाँ, बाकी सब लोग थम्स अप कर रहा हूँ, याद रहेगा। इसको भी अब नोट कर लीजिएगा होमवर्क में अपने, ठीक है। जठराग्नि प्रदीप्त, रोगों को जला देगा। वो अग्नि प्रदीप्त हुआ तो जब रोग जला देगा, अग्नि क्या करेगा, कुंडलिनी की तरफ जाए, कुंडलिनी को जला देगा, कुंडलिनी भागेगी चंद्रमंडल की तरफ, चंद्रमंडल स्थिर हो, दैट्स इट। क्या, हाँ रश्मि जी पूछो। सर मैं ये पूछ रही थी कि जो भी श्लोक है संस्कृत में जो दिया हुआ है, तो उसका आंसर हमें संस्कृत में ही देना है कि ऐसे हिंदी में भी मतलब दे सकते हैं? कहाँ पर, किसको आंसर देने के लिए? जैसे अभी मतलब कोई भी एग्जाम, मतलब जैसे अभी नेट का एग्जाम होगा, उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे अभी यहाँ पे हम पढ़े ना कि ये मत्स्येंद्र आसन के जो फायदे हैं वो क्या फायदे हैं, तो इसको मतलब हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे ना, जठराग्नि प्रदीप्त होती वहाँ है, रोगों को नष्ट कर। लिखेगा रश्मि जी,
लिखना कुछ नहीं होता है, इसमें टिक लगाना होता है। हाँ मतलब वही सर। हाँ हाँ, सुन ले, मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रहे हो। तो नहीं, उसमें रश्मि जैसा है, एग्जामिनर के पास पूरा राइट होता है कि हिंदी में संस्कृत में कैसे भी पूछ दे आपसे। तो हो सकता है एक बार दे दिया वो क्या कि प्रचंड रुगमंडल खंडनम अस्त्रम, ये लाइन दे दिया, प्रचंड, इतना ही, प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्रम किस आसन के लिए कहा गया। अच्छा सवाल पूछा आपने, बढ़िया सवाल था। अब ये किस आसन के लिए है, तो इसीलिए आपको इसको बोल बोल करके भी कई सूत्र को, कई मंत्र को पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, प्रचंड रुगमंडल खंडन अस्त्रम है। हाँ अच्छा, ये किसके लिए कहा गया है। बुक आपको मिल ही गया होगा, जिनको मिल गया होगा उसको कलर कर दीजिए उस पॉइंट को। अब आज्ञा ये दे देगा, अभ्यासतः है कुंडलिनी प्रबोधम, या इतना ही दे देगा। चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम, कौन से आसन के लिए कहा गया है, ऐसे पूछा जा सकता। ठीक है, आप हो गया, आपको जवाब मिल गया रश्मि जी। हाँ ये ठीक है सर, मैं थैंक समझ यू। गया आप यही पूछना चाह रहे थे। हाँ, स्वाति जी ने एंगेज किया। सर मेरा क्वेश्चन है चंद्रमंडल क्या होता है? हाँ, अब चंद्रमंडल अभी रहने देते हैं स्वाति जी, चंद्रमंडल के बारे में आगे इतने बार हम लोग पढ़ेंगे, इतनी बार पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है सर। अभी पढ़ेंगे ना तो ये थोड़ा सा फ्लो टूट जाएगा। चंद्रमंडल बहुत पढ़ेंगे हम लोग, जम के पढ़ेंगे। चंद्रमंडल से ही तो मामला होता है, वहीं से बिंदु बनता है, वहीं से अमृत टपकता है, वो खेल ही सारा वहीं का है। तो उसकी चर्चा बहुत होगी, आप कहीं नोट कर लेना, आपको इसका जवाब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, एक बार में। ये हो गया सीक्वेंस में, सब लोगों को याद हो गया। अब हम लोग आते हैं पश्चिमोत्तान आसन पर, 9वें आसन पर आते हैं, पश्चिमोत्तान आसन। इसमें भी उसी एंगल हमारा दिमाग अपने एकदम दिमाग हम तैयार हैं सब कुछ लेकर के, अस्त्र लेकर के, कि उसी एंगल से पढ़ेंगे। प्रसार्य पादो भुवि दंड रूपो दौर्भ्यम पदाग्रहितयम निहित्वा जानु उपरि न्यस्तः ललाट देशो वसेत इदम पश्चिम तानम आहु, पश्चिम तानम आहु। अब अभी क्लास से अभी लोग फोन करेंगे, कैसे बताऊंगा। अब इसको भी हमें देखना पड़ेगा। पहले लाइन में क्या कहा गया है, प्रसार्य पादो भूमि दंड रूपो, दोनों पांव को, पादों मतलब दोनों पांव, भूमि पर दंड रूप में प्रसार्य यानी फैला देंगे। दोनों पांव को भूमि पर दंड रूप में फैला दिया। और फिर कहा गया है दौर्भ्यम पदाग्र द्वितयम गृहीत्वा, फिर दोनों हाथों से पांव के अग्रभाग को पकड़ लेंगे। पांव के अग्रभाग, यहाँ अंगूठा पकड़ा है, पांव के अग्रभाग को पकड़ लेंगे। जानु ऊपरी न्यस्तः, जानु ऊपरी न्यस्तः ललाट देशो, जानु किसको कहते हैं यहाँ पर, घुटने के लिए इस्तेमाल किया गया है। घुटने के ऊपर ललाट देश को लगा देंगे। घुटने के ऊपर क्या करेंगे, ललाट को लगा देंगे, माथे को लगा देंगे, यही पश्चिमोत्तान आसन। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा, ऐसे सब लोग जानते हैं, करते हैं। दोनों पांव को दंड की तरह भूमि पर फैलाएंगे, दोनों हाथ से पांव के अग्रभाग को पकड़ लेंगे, जानु को घुटने के, जानु यानी घुटने के ऊपर ललाट को स्थापित कर देंगे, ये पश्चिमोत्तान आसन। अब इसका फल अब समझ गए ना कि स्टेप बाय स्टेप कैसे एग्जाम में पूछेगा कि सबसे लास्ट में क्या करना है पश्चिमोत्तान आसन में। सिर्फ पहला ही नहीं पूछेगा, लास्ट भी पूछ सकता है, सबसे लास्ट में पश्चिमोत्तान आसन में क्या करना है। तो दे देगा ऑप्शन, दोनों पांव को भूमि पर फैलाएंगे, दोनों हाथ से पांव को पकड़ेंगे, घुटने पर ललाट को लगाएंगे, एक और कोई ऑप्शन और दे देगा। सबसे लास्ट हो गया ललाट को घुटने पर लगाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एंगल चेंज कीजिए दिमाग का, हो जाएगा। अब कहा जा रहा है इसका फल, इति पश्चिमतानतम आसनाग्रयम पवनम पश्चिम वाहिनम करोति उदयम जठरा नलस्य कुर्यात् उदरे कार्श्यम आरोग्यताम च कुर्यात्। अब इति पश्चिमोत्तानतम जो कहा गया, ये पश्चिमोत्तान आसन करते हैं, इसको करने से क्या होता है। तो कहा गया है, पहले तो कहा गया आसनाग्रयम, अग्रणी आसन कहा गया है, यानी अग्रणी जो पश्चिमोत्तान आसन है, इसको करने से क्या होगा। तो ये भी ध्यान दें, ये शब्द हो सकता है एग्जाम में आ जाए। अग्रणी कहा गया है, आसनाग्रयम कहा गया है। अब ये शब्द देकर के पूछ दिया जा सकता है, आसनाग्रयम शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया, किस आसन के लिए।
पेंट कर दीजिए बुक पे, बुक जिनको मिल गया पेंट कर दीजिए, कलर कर दीजिए। कई लोगों पे बुक जो है मैं आज भेज नहीं पाया, कल जिनका एडमिशन हुआ, जिनका हुआ है पैक बनाया हुआ है, कल मैं जाऊंगा कल भेज पाऊंगा। आज स्मार्ट बोर्ड लेने के चक्कर में थोड़ा सा समय लगा। तो पहला क्या होगा, फल कहा गया है सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, पश्चिम वाहिनम करोति, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। पश्चिम शब्द यहाँ सुषुम्ना के लिए कहा गया है। उदयम जठरानलस्य कुर्यात्, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उदयम जठरानलस्य यानी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उदरे कार्श्यम, उदर में जो पेट जो चर्बी बढ़ गई हुई है घी वी खा करके बढ़िया से चावल वावल खूब खा खा करके, वो पेट का जो है वो चर्बी खत्म है, पेट पतला होगा। कार्श्यम मतलब पतला हो जाएगा। आरोग्यताम यानी कि रोग खत्म होगा, आरोग्यता आएगी। अब क्या हो गया, चार चीजें हो गई। एक तो अग्रगणी कहा गया है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है। आगे लेट गए हुए हैं तो देखिए पश्चिम वाला हिस्सा, पीछे वाला हिस्सा की प्रमुखता हो गई, जैसे लेट गए तो सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो रहा है। और इसमें जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बाद में कहा गया है। यहाँ पर जो आसन था उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर जठराग्नि प्रदीप्त होती है, बाद में कहा गया। अब पेट पतला होता है उसके बाद कहा गया है। अब फिर आरोग्यता आती है उसके बाद कहा गया। ये भी सीक्वेंस कुछ बिठा लीजिए, वैसे सीक्वेंस बिठाना बिठाए। किसी किसी में निमोनिक बिल्कुल सेट हो जाता है, किसी में निमोनिक सेट नहीं होता है, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसको भी इसी तरीके से लिख लीजिए। इसमें एक अलग से क्वेश्चन आता है, पेट की चर्बी कम होती है किस आसन में बताया गया है, तो पश्चिमोत्तान आसन में बताया गया है। किस किस आसन में सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, तो वो भी पूछा जा सकता है। कुंडलिनी जागरण ऊपर है मत्स्येंद्र में, तो उसमें भी सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होगा ही होगा, लेकिन वहां लिखा नहीं है तो उसमें इंक्लूड माना जाएगा। आइए अब हम लोग आते हैं 10वें आसन पर। 10वां आसन हमारा मयूरासन। मयूरासन में भी वैसे ही पहला स्टेप क्या कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद क्या कहा गया। तो पहला है धराम अवष्टभ्य करद्वयेन तत्पूर्व पर स्थापित नाभि पार्श्वम उच्चासनो दंडवत उत्तिष्ठ खे मायूरम एतत् प्रवदन्ति पीठम। पहले तो कहा गया धराम अवष्टभ्य करद्वयेन, कर द्वयन तक लेंगे। कर मतलब हाथ, द्वयन मतलब दोनों हाथ को धराम यानी धरती पर अच्छी तरह से स्थापित करेंगे। तत्पूर्व पर स्थापित नाभि पार्श्व, उसके बाद पूर्व पर कोहनी को नाभि के दोनों पार्श्व मतलब किनारे पर रखेंगे। फिर कहा गया है उच्चासनो दंडवत उत्तिष्ठ, अब उठ जाएंगे दंड के समान। दंड मतलब एकदम दंड के समान, लाठी के समान। अब शरीर को उठा देंगे, कहाँ, खे में। उच्चासनो दंडवत उत्थित खे, खे मतलब आकाश में उठा देंगे। मायूरम एतत् प्रवदन्ति पीठम, यही इसी को मयूरासन कहा गया है। ये तस्वीर है मेरी, ये ऋषिकेश आश्रम की तस्वीर है जहां पर योग करते थे, वहीं पर हमने ये फोटो खिंचवाई थी। तो ये इसी जगह पर हम लोगों का योग का जो है वो चलता था प्रोग्राम। योग कराते थे, सन्यासी जी आते थे और योग कराते थे। आइए अब आगे हम लोग आते हैं मयूरासन के फल में। मयूरासन का फल क्या, मयूरासन का फल भी बहुत पूछा जाता है। हरति सकल रोगा नाशो गुल्म उदरादीन अभिभवति च दोषनाशनम श्री मयूरम बहुकदसन मुक्तम भस्म कुर्यात शेषम जनयति जठराग्निम जारियेत कालकूटम। कहा गया है हरति सकल रोगा नाशो, समस्त रोगों को हर लेता है। सकल मतलब सभी, हरति मतलब हर लेता है, सभी रोगों को हर लेता है। गुल्म और उदरादीन कहा गया है, गुल्मोदर यहाँ पर आ जाता है, गुल्म और उदरादीन। तो इसको कई जगहों पर गुल्म और जलोदर भी कहा जाता है। कई जगहों पर लिखा है तो हमने दोनों लिख दिया कि चलो कोई बात नहीं, एग्जाम में कहीं ये खास करके आपके केवल धाम या स्कूल ऑफ योग इन सब किताबों का एग्जाम में थोड़ा सामान लिया जाता है, इसीलिए। तो गुल्म और पेट के जो रोग हैं वो दोष दूर होता है, तो उसके लिए जलोदर शब्द भी कहा गया। फिर आया हुआ है
अभिभवति च दोषानाशनम श्री मयूरम, यानी कि इस तरह से ये मयूरासन जो है दोषों को दूर कर देता है। फिर अगली लाइन है बहु कदसन मुक्तम भस्म पुर्यात शेषम, अधिक बहु अधिक और कुपथ्य भोजन भी अगर आपने खा लिया तो उसको भी भस्म कर देता है, उसको भी ये पचा देता है पूरी तरीके से। कौन? मयूरासन। जनयति जठराग्नि, जनयति जठराग्नि कहा गया है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, जारिये कालकूटम, और ये कालकूटम के समान इसको कहा गया है। कालकूटम शब्द से कहा, कालकूटम का ऐसा अर्थ भी होता है विष को पचा देना, कालकूटम कहा गया है, अर्थात विष के असर को भी जीर्ण कर देता है। एग्जाम की दृष्टि से कालकूटम ही हम लोग रखेंगे कि कालकूटम कहा गया है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। तो क्या रहा? सबसे पहले सभी रोगों को नाश करता है, सबसे पहले है सभी रोगों को नाश करता है। फिर कहा गया है गुल्म और पेट के रोग दूर होते हैं। तो गुल्म और जलोदर भी कहीं हो तो भी ध्यान रखिए, वो हमें देखना पड़ेगा एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। फिर है ज्यादा भोजन भी खा लिया तो उसको भी भस्म कर देता है। जठराग्नि प्रदीप्त होती है, उसी वजह से ऐसा होता है, लेकिन सीक्वेंस में हम जठराग्नि प्रदीप्त बाद नहीं लिख रहे हैं। फिर कहा गया इसको कालकूटम कहा गया, इसीलिए हम लोग याद हैं काल को भी कूट देता है मयूरासन। ठीक है। अब यहाँ दोषानाशनम शब्द का अर्थ कई जगहों पर लगाया गया है, जो यहाँ आया हुआ है दूसरी लाइन में, अभी भगवती दोषानाशनम। तो दोषानाशनम को कई जगहों पर व्याख्याकारों ने लिखा हुआ है, मुझे लगा कि इसको लिख देना जरूरी है, हालांकि हर व्याख्या नहीं लिखे, थोड़ा सा ये लगा कि दोष की बात आई हुई। दोष किसको कहते हैं? वात पित्त कफ को दोष कहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि मयूरासन से वात पित्त कफ दोष जो है वो दूर होते हैं। वात पित्त कफ शब्द नहीं आया है, चूंकि दोषानाशनम लिखा हुआ है तो दोष को आयुर्वेद में वात पित्त कफ को दोष कहा गया है, इसीलिए वो व्याख्या में आ जाता है। चलिए इस दृष्टि से भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर श्री लगाया गया है, तो मयूरासन में श्री लगाया गया, मुझे लगता है ये बहुत बेसिक है, वैसे भी लेवल 1 का है, ये सब लोग जानते होंगे। मयूरासन को श्री लगा करके कहा है, श्री मयूरासन। अब देखिए ये हो गया, हम लोगों ने पश्चिमोत्तान भी देख ही लिया था, मयूरासन भी हम लोगों ने अभी देख लिया। एक बार रोग फिर से देखते हैं। समस्त रोगों को दूर करता है, गुल्म और पेट के रोग को दूर करता है, कुपथ्य भोजन को पचाता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कालकूटम कहा गया है, और श्री तो लगाया ही गया है। आइए अब अगले पर आएंगे हम लोग। 11वां आसन है हम लोगों का शवासन। शवासन में आएंगे, शवासन में आना नहीं है, शवासन में आएंगे मतलब पता चला कई लोग शवासन में चले गए, कई लोग तो होंगे बिस्तर पर शवासन में ही पढ़ रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है। अभी सब लोग वीडियो खोल दें तो सबकी पोल खुल जाएगी, कई लोगों की, सबकी नहीं, कई लोगों की। शवासन उत्तानम सबवत भूमो शयनम तत् शवासनम, शवासनम श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। आगे उत्तान, उत्तान का मतलब वही बात आई थी ना, उत्तान शब्द किसमें आया था? उत्तान शब्द किसमें आया था? कछुए की उत्तान कुर्मासन। उत्तान कुर्मासन। पीठ के बल लेटना। हाँ, पीठ के बल लेटना। कहे आपसे कोई उत्तान लेट जाओ योग कराने के दौरान, तो पीठ के बल लेट जाओ। कौन सा पोस्चर होगा इंग्लिश में, इसको बोलेंगे प्रॉन या सुपाइन? सुपाइन सुपाइन। तो शवासन में हो गया सुपाइन को। उत्तान लेट जाना सबकी तरह, सब कोई नहीं बनना चाहता, लेकिन सबकी तरह लेटना सब चाहता है, ये भी बड़ा मतलब विडंबना है ना। शवासन सबको प्रिय है, लेकिन सब कोई नहीं बनना चाहता, सब चाहता हम सब क्यों बने, हम सब हमेशा जिंदा रहें, हम तो ब्रह्मांड में विचरण नहीं करें एकदम, सब कभी नहीं बने, लेकिन सबकी तरह लेटेंगे जरूर। और ये करता क्या है शवासन? 2 शब्द याद रखिए इसमें, श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम। श्रांति हरम चित्त विश्रांति कारकम, श्रांति मतलब हुआ शारीरिक थकान को दूर करना, हर लेता है। चित्त विश्रांति कारकम, चित्त की को भी विश्रांत कर देते हैं, चित्त की भी जो थकान है वो भी, यानी शारीरिक थकान भी दूर करता है, चित्त के थकान को भी दूर करता है, यानी चित्त को भी शांत कर देता है। शारीरिक थकान दूर करता है, चित्त को शांत करता है, यानी शारीरिक मानसिक दोनों। यही शब्द दे करके पूछा जाता है रश्मि जी, ये एग्जाम ये शब्द देकर क्वेश्चन पूछा था, शांति हरम चित्त विश्रांति कारकम किस आसन के लिए कहा गया है, या शवासन के लिए निम्न में से 2 लाभों को बताएं। हमारे 4 आसन हम लोगों ने पढ़ा अभी,
अब 4 आसन हमारे बचे हुए हैं, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां सिप सिप वाला बचा हुआ है। चारों को एक साथ, 4 आसन जो लाभ अभी हमने पढ़ा उसको एक साथ देखते हैं। मत्स्येंद्र आसन, जठराग्नि प्रदीप्त होती पहले, रोगों के लिए अस्त्र के समान, कुंडलिनी जागृत, चंद्रमंडल स्थिर होता है, ये पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, पश्चिमोत्तान आसन पढ़ा, प्राणवायु सुषुम्ना प्रवाहित होती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, पेट पतला होता है, उदरकार्षण कहा गया, शरीर निरोगी होता है, आरोग्यता आती है। मयूरासन फिर हम लोगों ने पढ़ा, समस्त रोगों का नाश, उदर गुल्म रोग दूर होते हैं। वैसे गुल्मोदर, गुल्म पहले है, उधर इस पे ध्यान रखिए, गुल्म पहले है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा, जिनके पास ये नोट्स गया हुआ है थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा प्लीज। गुल्म पहले, उधर बाद में कर दीजिएगा। अधिक और कुपथ्य भोजन भी पचा लेता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, और कालकूटम कहा गया, श्री तो बीच में लगा ही दिया गया। शवासन में 2 ही है, श्रांति हर, चित्त विश्रांति कारकम। अब उसके बाद जो 4 इंपॉर्टेंट आसन है उसमें थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, उसको हम लोग कल देखेंगे। बस ये एक देख लेते हैं, भगवान शिव ने कुल कितने आसन बताए हैं, उनमें से कितने प्रमुख हैं, इसकी चर्चा आगे की जा रही है। चतुर्स्थिति आसनानी शिवेन कथिनानी वै, कई जगहों पर चा भी लिखा हुआ, कई प्रकाशन हाउस में। तेभ्यः चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रवीम्यहम, ब्रवीम्यहम मतलब कहना। भगवान शिव ने 84 आसन बताए, 84 लाख यहाँ नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में कहीं पूछ ना दो। अलग बात है व्याख्या में 84 की संख्या को व्याख्याकार 84 लाख ही मानकर चलते हैं, एक आसन 1 लाख को रिप्रेजेंट करता हो वो अलग बात है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से चतुर्स्थिति शब्द आया है, यानी भगवान शिव ने 84 आसन बताए हैं। हठ प्रदीपिका में ऐसा ही लिखा हुआ है। हो सकता है किसी ग्रंथ में 84 लाख लिखा हो, एग्जाम में पूछ दे, देखे चेक करने के लिए आपने इस पर गौर किया कि नहीं, इसको नोट कर लीजिए। 84 आसन में से भी 4 आसन सारभूत कहे गए। मैंने जानबूझ के शब्द लिखा सारभूत, एग्जामिनर ना उससे निकालते हैं ना क्वेश्चन, तो हमने कहा चलो सारभूत का और दूसरा शब्द ना लिख करके सारभूत ही लिखते। सारभूत कौन से 4 आसन, आप कंफ्यूज हो जाओ, सारभूत सारभूत सारवारे शिव शिव है सारभूत। 84 में से 4 सारभूत आसन हैं। कौन से 4 आसन सारभूत हैं उसको देखिए। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम, श्रेष्ठम तत्र अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। सिद्धम पद्मम तथा सिंहम भद्रम चेति चतुष्टयम, श्रेष्ठम तत्र अपि च सुखे तिष्ठेत सिद्धासने सदा। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये 4 आसन प्रमुख हैं। इनमें भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। श्रेष्ठम तत्र अपि, श्रेष्ठ है उसमें, सुख प्रदान करता है, सुखपूर्वक सिद्धासन में बैठ जाइए, उसमें भी सिद्धासन सर्वश्रेष्ठ है। अब सिद्धासन से हम लोग कल शुरू करेंगे, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन सारा हम लोग कल देखेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। इन 4 आसनों को क्या बोला आपने एंड में, वो बताएंगे जरा। सिप शिव, सिप शिव, एक एक शब्द ले लिया, निमोनिक हमने वो बनाई है, सिप शिव, सिप शिव, सिंहासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ठीक है। अच्छा, लास्ट में और कुछ बताया था जो यहाँ पर सारभूत, जी जी जी, हाँ सारभूत कहा गया है ना। तेभ्यः चतुष्कम आदाय सारभूतम ब्रवीम्यहम, तो सारभूत कहा गया चारों आसन। हालांकि ये बहुत मायने नहीं रखता, मुझे लगता है एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन एग्जामिनर का कोई ठिकाना नहीं, क्या पूछ देना तो इसको एक शब्द, ऐसा शब्द है सारभूत को बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, कर भी दिया तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए तो हम लोग यहीं पर कक्षा संपन्न करेंगे। तो